नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा दोस्तों कि शाम को हमारी जो है 3:30 बजे क्लास प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, जो कि यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और यह अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है। कुछ दिन में हाल ही नया प्रैक्टिस सेट आने वाला है दोस्तों, कुछ दिन में उसकी क्लास चलेगी। और यह दोस्तों 3:30 बजे क्लास चलती है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया है। आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप नहीं देखे हैं इससे पहले का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट 8वां शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन का मिलता है दोस्तों। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है वहाँ की मुद्राओं में दोस्तों। आद्य शिव का, या आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, या फिर आद्य इंद्र का। तो सिंधु सभ्यता में जो मुद्राओं पर देवता का समतुल्य चित्रण मिलता था दोस्तों, वह थे आपके पशुपति। कौन है? पशुपति का जो है चित्रण मिलता है। पशुपति किस देवता को कहा जाता था दोस्तों? तो यह आद्य शिव को कहा जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए हमारा सही होता है। आद्य शिव जो है पशुपति को कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता में जो मुद्राओं पर चित्रण मिला है वह पशुपति देवता का मिला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों, यह आपका सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। याद करने के लिए बताएं दोस्तों, संगीत का आदि ग्रंथ है सा से सामवेद, सा से संस्कृत। तो संस्कृत का सामवेद होगा। ठीक दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इसमें दोस्तों है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था दोस्तों? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला, या फिर उज्जैन। मौर्य काल की पूछा है दोस्तों, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था दोस्तों, यह तक्षशिला है। कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और यह अभी भी जो है दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक दोस्तों, यह जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और मौर्य काल का शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है गुप्तकालीन जो है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? जो गुप्तकाल की शासन प्रणाली थी कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, गणतंत्रात्मक थी, या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्तकालीन की जो शासन प्रणाली थी दोस्तों, यह राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? हर्षवर्धन की जो जीवनी है किसने लिखा है? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखा है? फिरदौसी, बाणभट्ट, बारामिहिर, या इनमें से कोई नहीं? तो हर्ष की जीवनी की बात करें तो दोस्तों हर्ष की जीवनी है हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। अब बताइए हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो हर्षचरित के जो आपके लेखक होंगे दोस्तों, ये आपके हैं बाणभट्ट। ऑप्शन डी बी हमारा सही होता है कि हर्ष की जीवनी का नाम है हर्षचरित, और हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट है। और बाणभट्ट दोस्तों हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? पूछा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, CR दास थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या अरुणा आसफ अली थे? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों उसके विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। एक और व्यक्ति थे दोस्तों, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्रा भी थे।
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा, दोनों लोग जो है बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था आपका 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित करती है? जो भारतीय कांग्रेस है किस अधिवेशन में जो है उग्रवादी और उदारवादी भागों में बांट दिया जाता है? दो भागों में, नरम दल, गरम दल में। किस अधिवेशन में बटे थे दोस्तों दो भागों में? पहला ऑप्शन है आपका सूरत अधिवेशन 1907 में जो हुआ है, या फिर लाहौर अधिवेशन 1909 में, कलकत्ता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913 में। तो बात करें कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था? तो यह आपका दोस्तों था 1907 का सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस के लोग हैं जो कुछ लोग गरम दल और कुछ लोग नरम दल में विभाजित हो गए थे दोस्तों। और इस अधिवेशन की बात करें तो अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समय? तो उस समय रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे, उस समय अध्यक्षता किए थे सूरत अधिवेशन की। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछ रहा है 8वां नंबर, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने सुझाव दिया था? कौन व्यक्ति थे? कौन व्यक्ति थे रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? कौन व्यक्ति थे दोस्तों? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद थे, गांधी जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, या स्वामी श्रद्धानंद थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी जो श्रद्धानंद हैं, ये इन्होंने कहा था कि आंदोलन चलाया कि कर ना दिया जाए, लगान ना दिया जाए, लगान ना देने का आंदोलन चलाया था। ऑप्शन डी हमारा सही होता, स्वामी श्रद्धानंद। इसमें पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने मारा था? कौन व्यक्ति थे जो कि जनरल डायर जो जिम्मेदार था उसको मारने वाले, हत्या करने वाले कौन हैं? सरदार किशन सिंह, पृथ्वी सिंह आज़ाद, उधम सिंह, सोहनलाल जोश या सोहन सिंह जोश थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो डायर था, यम डायर उसका नाम था, तो उसको गोली मारकर हत्या करने वाले थे उधम सिंह। उधम सिंह जो है यम डायर को गोली मार के लंदन में जाकर हत्या कर दिए थे। लंदन में जाकर गोली मारे थे वो यम डायर को, और यह 1940 में मारे थे। कब मारे थे? 1940 में। और जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन यम डायर को जब मारे थे तो यह 1940 में मारे थे, उसको गोली मारे थे 1940 में गोली मारे थे। 21 साल का अंतर है दोस्तों। 21 साल बाद जो है यम डायर मारा गया था उधम सिंह की बंदूकों से। ठीक दोस्तों, अगले बात करते हैं अगले प्रश्न की। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा एक उपाधि दी गई थी और उस उपाधि को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे। वही पूछा है कौन सी उपाधि दी गई थी इनको। ऑप्शन आपके सामने है, हिंद केसरी की उपाधि दी गई थी, या केसर ए हिंद की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, या फिर राइटच अनरबल की। तो यह जो ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी, तो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी और महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन में यह उपाधि को वापस कर दिए थे। ठीक, असहयोग आंदोलन में केसर ए हिंद को वापस कर दिए थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है?
भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हैमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे पुराना पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और इसकी बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह 1936 में इसकी स्थापना हो गई थी। कब थी? 1936 में। ठीक है दोस्तों, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? भारत में जो खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या इनमें से सभी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत में जो खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों, यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होता है कि भारत में जो खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं वह मुख्यतः जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि जो वन जो है चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं, अवरोधकों का कार्य करते हैं दोस्तों, वह वन कौन से होते हैं? मैग्रोव वन होते हैं, मानसून वन होते हैं, अल्पाइन वन होते हैं या एवरग्रीन वन होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वह वन कौन से होते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, चक्रवात आने से बचाते हैं हमको। तो यह मैग्रोवा वन होते हैं, मैग्रोव वन होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। यह दोस्तों ऐसे वन होते हैं यहाँ जो प्राकृतिक आपदाओं से जो है बचाते हैं, हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। कौन से वन होते हैं? मैग्रोव वन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए, परियोजना दिया गया है और राज्य दिया गया है। पूछा है कोसी परियोजना किस राज्य में है? तो कोसी परियोजना बिहार में है, कोसी नदी बिहार में ही है। ठीक, पहले में मिलेगा। दूसरा पूछा है नागार्जुन परियोजना कहाँ है? तो नागार्जुन परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बात करें मयूराक्षी परियोजना जो है यह कहाँ है? तो मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ? हीराकुंड जो परियोजना है उड़ीसा में है, महानदी पर। तो इसमें पूछा है कि अब मिलान करना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले का पहला है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का चौथा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले का पहला, दूसरे का तीसरा। पहले का पहला इसमें दिखा, दूसरे का तीसरा भी दिखा, और दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था? तो तीसरे का चौथा था, तो पहले में हमारा नहीं होगा, पहले का दूसरा दिया है। अब बताइए इसमें दिया तो ऑप्शन हमारा सी ही होगा, एक ही ऑप्शन बचता है, तो पहले से शुरू। तो ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन है यह किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश का एक शहर है उज्जैन। किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के, तवा नदी के, तापी नदी या क्षिप्रा नदी के तट पर? तो उज्जैन जो महाकाल का मंदिर है दोस्तों, यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में महाकाल का मंदिर प्रसिद्ध है। तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1993 में, 1992 में, 1988 में या 1990 में? तो सेबी की जो स्थापना की बात करें दोस्तों तो 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना होती है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि इसमें पूछ रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, नई दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में? तो इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? लखनऊ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहित किया गया था? पहली किस पंचवर्षीय योजना में जो है पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है चौथी पंचवर्षीय योजना,
5वीं पंचवर्षीय योजना, 6वीं में या फिर 7वीं में? तो निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था दोस्तों, यह आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना में थे। किसमें था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था दोस्तों? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें कार्यकाल का, तो इसका 1980 से लेकर, जो 80 से लेकर 85 तक था, 80 से 85 तक। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का जो है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 1995 में, 1996, 1997 या 1998 में? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य बना था दोस्तों, यह आपका 1 जनवरी 1995 में बना था। भारत विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य बना था 1995 ईस्वी में बना था दोस्तों, 195 नहीं। तो ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है, भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में है, न्यायपालिका में है, मंत्रिमंडल में है या संविधान में है? ये आपकी निहित है दोस्तों संविधान में। ऑप्शन डी हमारा होता है संविधान में। भारत में जो द्वैध प्रभुसत्ता निहित है वह आपके संविधान में निहित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? भारत में जो है मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? यूएसए से या यूके से, सोवियत संघ से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मूल अधिकार की बात करें दोस्तों, तो यह रूस के या अमेरिका के संविधान से लिया गया दोस्तों, यूएसए के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। और मूल अधिकार की बात करें तो किस भाग में चर्चा की गई है मूल अधिकार की? तो भाग 3 में जो है मूल अधिकार की चर्चा की गई है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसका ये सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? कौन समिति के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों? तारापोर समिति या फिर राधा कृष्णन समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी, यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राज्य सरकार या फिर उच्चतम न्यायालय? तो उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों, तो यह राष्ट्रपति करते हैं। आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अनुच्छेद जो है 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है भारत के प्रमुख है मुख्य न्यायाधीश के और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, और जो राष्ट्रपति के द्वारा और तथा मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सीजेआई और प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राज्य जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। यह बात कही गई है आपके अनुच्छेद 217 में। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है। जिले में जो है परिवार कल्याण का कार्य करवाता है, कौन करवाता है? पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर करवाते हैं या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं? तो जिले में परिवार कल्याण का जो कार्य करवाते हैं या मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाते हैं? ऑप्शन डी हमारा सही होता है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों, 26 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा,
नाभिकीय संलयन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है। तो 36 नंबर प्रश्न से दोस्तों आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें से 5 नंबर की हिंदी पूछी जाती है 5 क्वेश्चन पेट एग्जाम में। तो पूछा है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा। अगर आप विलोम शब्द का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने क्लास करा दिया है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो है सिर्फ विलोम शब्द के ही कराए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पूछा है आकर्षण का जो विलोम शब्द क्या होगा। कर्षण होता है, विकर्षण होता है, घर्षण होता है, अपमान होता है। तो आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है दोस्तों। क्या होता है, विकर्षण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा दोस्तों, नीरज नहीं है, उत्पल नहीं है, अरविंद नहीं है, वारिद नहीं है। तो नीरज, उत्पल, अरविंद ये सब जो है दोस्तों कमल के पर्यायवाची हैं। बाकी बात करें तो जो हमारा ये वारिद है, यह दोस्तों वारिद जो होता है हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद की बात करें तो वारिद जो होता है दोस्तों बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, वारिद जो होता है बादल का पर्यायवाची। पर्यायवाची का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है, जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि दोस्तों कि किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को अपनाना नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, बहिष्कार करना, परिष्कार करना, तिरस्कार करना, परोपकार करना। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना अर्थात जो होता है बहिष्कार कर रहे हैं हम, इसका इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, आपका बहिष्कार कर रहे हैं, या इस वस्तु का बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना अर्थात बहिष्कार करना कहलाता है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों, विदुषी होता है, विद्वंती होता है, या विद्यामती होता है, या विद्यावंती होता है। तो जो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है यह विदुषी होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है उसे विदुषी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि अली और अली युग्म का जो है सही अर्थ क्या होता है। अली मीन्स क्या होता है और अली मीन्स क्या होता है। भंवरा भगवान, भगवान दुश्मन, सखी भंवरा, भंवरा सखी। तो अली मीन्स होता है दोस्तों भंवरा, या तो ऑप्शन ए में होगा या तो ऑप्शन डी में होगा, बाकी 2 ऑप्शन तो हमारे नहीं होंगे। ठीक, फिर पूछा है अली, अली मीन्स होता है दोस्तों सखी होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होता है। भंवरा मीन्स जो अली मीन्स होता है भंवरा और अली मीन्स होता है सखी। तो हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर सानेव का हाल ही में निधन हो गया था, वे किस खेल से संबंधित थे। जो विक्टर सानेव का निधन हो गया था वह किस खेल से संबंधित थे दोस्तों। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भी दोस्तों थे, 3 बार जीते थे। किस खेल से थे, जंपिंग से, रेसिंग से, या स्विमिंग से, या फिर हॉर्स राइडिंग से थे। तो विक्टर जो सानेव थे दोस्तों यह जंपिंग से थे, इनका खेल जो था जंपिंग खेल था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। भारत का जो पहला स्वदेशी सर्वर है उसका क्या नाम है जो अभी इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अर्जुन नाम दिया गया है, भीम नाम है, या फिर कृष्ण नाम है, या फिर रुद्र नाम है। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम जो है रुद्र है। क्या होता है, रुद्र है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें 55 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है।
जो पहली अश्वेत महिला बनी है दोस्तों कौन है? मिशेल ओबामा है, माया एंजोला है। और अगला ऑप्शन आ गया है, तो इसी में आंसर है दोस्तों आपका जो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है माया एंजोलो है। कौन है? माया एंजोलो। यह दोस्तों एक जो एक्टर्स भी हैं और दोस्तों यह सिंगर भी हैं, कवि भी हैं। तो कौन है? माया एंजोलो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? पूछा है हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल किया है, प्रवेश किया है दोस्तों? भारत है, न्यूजीलैंड, चीन, म्यांमार। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों भारत है। अपना 5 क्लबों में प्रवेश किया भारत। ऑप्शन ए हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, असम में पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक वनों वाला जो क्षेत्र है, राज्य है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए हमारा होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किसने जो है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट जीता है दोस्तों? तो इसके सही आंसर जो है वेस्ले बारबोसा शो है। कौन है? वेस्ले बारबोसा शो ने जीता है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट को। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि 60 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है दोस्तों? चार्ली है, फ्रंटियर है, स्पाइडर है, या जो है फुगाकू है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों हाल ही में सुपर कंप्यूटर में जो सुपर कंप्यूटर बना है दोस्तों फ्रंटियर है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, फ्रंटियर है। आगे बात करें, अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत और जो है कह रहा है कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा खींची गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है, डूरंट रेखा है, रेड क्लिफ है, या मेडिसन रेखा है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा खींची गई है। ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों ल्यू जो है किस देश की मुद्रा है? ल्यू या लू दोस्तों लू किस देश की मुद्रा है? रोमानिया की है, नॉर्वे की है, हंगरी की है, ग्रीस की है। तो जो दोस्तों लू है, या लू नहीं पूरा लू लिखेंगे, लू किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो यह आपकी रोमानिया का है। इन ऑप्शनों में से जो है रोमानिया की मुद्रा जो है रोमानिया लू है। क्या है? रोमानिया लू। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें पूछा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने मिनट की या कितने समय की हो सकती है? जो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि होती है कितने समय की होती है? 30 मिनट की, 1 घंटा की, अनिश्चित काल के लिए, या फिर 2 घंटे के लिए। तो लोकसभा में दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच को शून्यकाल कहा जाता है। यह 1 घंटे का समय होता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच को शून्यकाल कहा जाता है और यह 1 घंटे का दोस्तों अंतराल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है, वियना में है, लंदन में है, पेरिस में है। तो यह दोस्तों जो विश्व वन्य जीव संरक्षण का कोष का मुख्यालय है यह ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है वन्य जीव संरक्षण कोष। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में है? टावर ऑफ साइलेंस
भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो टावर ऑफ साइलेंस की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है क्या है? भरतनाट्यम है, कथकली है, कथकली, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल नृत्य है यह कुचिपुड़ी है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है दोस्तों कौन सा त्यौहार है? ज्योतिबा फुले की जयंती है, विश्वकर्मा जयंती है, परशुराम जयंती, प्रजापति जयंती। तो यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है, यह मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। ऑप्शन बी हमारा होता है विश्वकर्मा जयंती। अगला प्रश्न है 68 नंबर का दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलह कुल उत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल उत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों हिंदू और मुस्लिम का एक प्रतीक है, सुलह कुल मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है दोस्तों आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ऑप्शन कौन सा हमारा होगा? आगरा। ऑप्शन ए हमारा सही होता है, सुलह कुल जो है आगरा में मनाया जाता है। पूछा है इसमें कि भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरी कौन था? भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन था दोस्तों? लाला अमरनाथ थे, विनू मांडक थे, या फिर सीके नायडू थे, मंसूर अली पटौदी थे। तो भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में जो सेंचुरियन थे वह थे आपके लाला अमरनाथ। ऑप्शन ए हमारा होता है लाला अमरनाथ। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों और लास्ट प्रश्न है आज का। कह रहा कि किस वृक्ष को जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट माना जाता है दोस्तों आम के वृक्ष को, शीशम के, या फिर यूकेलिप्टस को, या फिर नीम के पेड़ को। तो दोस्तों पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस पेड़ को। यूकेलिप्टस जो वृक्ष होता है इसे पर्यावरणीय का संकट माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है दोस्तों। तो आज का हमारी क्लास जो है दोस्तों यहीं समाप्त होती है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।